पहली चीज ये कि ब्लैक एंड व्हाइट में मजार जिहाद पर रिपोर्ट देखने के बाद देश भर के लोग अब जागृत हो रहे हैं और हमें अलग अलग शहरों से, राज्यों से लगातार हमारे दर्शक वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके शहर और उनके इलाके में भी ऐसी बहुत सारी मज़ारें हैं जिनका निर्माण पिछले कुछ वर्षों में हुआ है और ये सब अवैध मज़ार हैं और इससे पहले ये मज़ारें वहां पर अस्तित्व में नहीं थी। ये दर्शकों की जब भागीदारी हो जाती है किसी न्यूज़ चैनल के साथ, किसी शो के साथ, किसी रिपोर्ट के साथ, तो उससे बड़ी ताकत और कुछ नहीं होती। और दर्शकों के साथ हमारी भागीदारी का ये जो असर है वो आपकी स्क्रीन पर है। बड़ी संख्या में लोगों ने हमें लिखा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से लोगों ने हमें अपने वीडियोस बनाकर शिकायतें भेजी हैं और कुछ लोगों ने हमें ट्विटर पर यह बताया है कि कैसे उनके शहर में भी इस तरह की जो मज़ार हैं अब एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इसलिए हमें बेहद खुशी है कि हमने जो प्रयास किया उसकी वजह से अब समाज और लोगों में जागृति आ रही है और लोग इस अतिक्रमण की समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले लोग आवाज नहीं उठाते थे, लोग मजबूर थे। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग अपनी आवाज खुलकर उठा रहे हैं। यह पहला और सबसे बड़ा बदलाव है जो पिछले 24 घंटों में इस देश में देखने को मिला है। दूसरी बड़ी चीज ये हुई कि जब से हमारी ये रिपोर्ट प्रसारित हुई है तब से हमारे देश में कुछ खास विचारधारा वाले लोग हमें अपनी इस रिपोर्ट के लिए सांप्रदायिक बता रहे हैं, सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा विश्लेषण एक खास धर्म के खिलाफ है। आपको याद होगा कल जब मैंने ये पूरी खबर आपको बताई थी, दिखाई थी, तब शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था ये एक ऐसी खबर है जो कुछ लोगों को बहुत चुभेगी और उन्हें कड़वी भी लगेगी क्योंकि सच्चाई कड़वी ही होती है। और पिछले 24 घंटे से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसके खिलाफ एक कैंपेन इस समय चल रहा है। हालांकि हमें लगता है कि सच्चाई को किसी को तो बताना ही पड़ेगा और इसलिए ये जिम्मेदारी हमने उठाई और हम किसी भी दबाव और हमले से डरेंगे नहीं क्योंकि हम सच बात आपको बता रहे हैं। और तीसरी चीज ये हुई कि हमारे इस खुलासे के बाद उत्तराखंड की सरकार एक्शन में आ गई है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जिन लोगों ने वन विभाग और सरकार की दूसरी जमीनों पर अवैध कब्जा करके मज़ारें बनाई हुई हैं, अगर उन लोगों ने 6 महीने के अंदर स्वयं इन मज़ारों को नहीं हटाया तो फिर सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और इन अवैध मज़ारों को जंगल और सरकार की जमीन से बुलडोजर चलाकर हटा दिया जाएगा। यह हमारी खबर का एक बहुत बड़ा असर है और इसके लिए हमें आपका जो समर्थन मिला उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के आजादपुर इलाके की हैं जहां पर एक फ्लाईओवर पर ही एक मजार बनी हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मजार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई है और वर्ष 2021 में वहां स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन तब इस पर बहुत राजनीति हुई और कहा गया कि इस मजार को फ्लाईओवर से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन आज आप खुद देखिए और खुद सोचिए कि मजार का मतलब क्या होता है। मजार उस स्थान को कहते हैं जहां किसी पीर बाबा या किसी सूफी संत की कब्र होती है। तो इस आधार पर क्या हम ये मान लें कि इस फ्लाईओवर पर भी कोई कब्र थी और फिर उस कब्र के आसपास मजार के रूप में यह ढांचा खड़ा कर लिया गया? इससे भी बड़ी बात यह है कि जिन लोगों द्वारा इस मजार की देखरेख की जाती है उनका कहना है कि यह मजार आज की नहीं है, ये तो वर्ष 1982 में बन गई थी। लेकिन आज जब हमने दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग की वेबसाइट चेक की तो हमने पाया कि जिस फ्लाईओवर पर यह मजार बनी हुई है उस फ्लाईओवर का उद्घाटन ही वर्ष 2010 में हुआ था और यह फ्लाईओवर खास तौर पर 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बनाया गया था। आपको याद होगा 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे, उसके लिए बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनाए गए थे जिसमें एक फ्लाईओवर यह भी था। तो ये कैसे मुमकिन है कि इससे पहले जब यहां फ्लाईओवर था ही नहीं और तब यह मजार बन गई थी? मजार में जो लोग हैं वो कहते हैं कि 1982 में बन गई थी और ये जो फ्लाईओवर है ये कहता है दिल्ली सरकार के मुताबिक ये 2009-10 में बना है। जुलाई 2021 में भारत सरकार ने संसद में यह जानकारी दी थी कि देश भर में ऐसे कुल मिलाकर 179 स्थान हैं जहां रेलवे स्टेशन और उसके परिसर और पटरियों के आसपास
अवैध धार्मिक स्थल बने हुए हैं, जिनमें मज़ारें बहुत बड़ी संख्या में हैं। एक और बात, वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर उसके निर्देश के बाद देश में किसी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके कोई भी धार्मिक स्थल बनाया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो अवैध धार्मिक स्थल पहले से बने हुए हैं उन्हें हटाने के लिए सरकारों को जरूरी कदम उठाने चाहिए। लेकिन वोट बैंक छिन जाने के डर से कभी भी ऐसे मामलों में ईमानदारी से कोई सरकार काम करने की कोशिश नहीं करती। कोई पार्टी ऐसी चीजों पर हाथ नहीं लगाना चाहती, क्योंकि उससे उन्हें वोटों का नुकसान होता है। और यही आज हम आप सब से कहना चाहते हैं। ग्रूमिंग का अर्थ होता है किसी नाबालिग या कम उम्र की लड़की का ब्रेन वॉश करके उसे यौन शोषण करने के लिए उसका तैयार करना। और जब ये लड़कियां ऐसे लोगों के जाल में बुरी तरह फंस जाती हैं तो फिर ये उन पर मानसिक दबाव डालते हैं और उन्हें अपनी पहचान बदलने के लिए मजबूर करते हैं। और इसी को हमारे यहां लव जिहाद कहते हैं। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स को रोकने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई जाएगी उसमें वहां की नेशनल क्राइम एजेंसी के सदस्य भी होंगे। और ये तमाम सदस्य ऐसे मामलों की जांच के दौरान टास्क फोर्स और पुलिस की मदद करेंगे। अब अल अक्सा मस्जिद को लेकर यह नियम है कि इस मस्जिद में आने वाले लोगों को मस्जिद के परिसर में रुकने की इजाजत नहीं होती। यानी मस्जिद में जो लोग भी आ रहे हैं वो दिन में आए, दुआएं करें, नमाज पढ़ें, लेकिन इस मस्जिद में रात को किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। यह वहां का कानून है। अब देखिए कि कानून वर्सेस इस्लाम कैसे हुआ। पूरे साल में सिर्फ रमजान के महीने के आखिरी 10 दिनों में लोगों को मस्जिद के परिसर में रुकने की इजाजत होती है, लेकिन बाकी दिनों में वहां लोगों के रुकने पर पाबंदी है। लेकिन इस बार सैकड़ों लोग मस्जिद के अंदर इबादत करने के लिए गए और इसके बाद वो वापस बाहर लौटे ही नहीं। और जब इस बात की जानकारी इजराइल की सुरक्षा बल को मिली तो उन्होंने मस्जिद में छिपकर बैठे इन लोगों को बाहर निकालने का फैसला किया, क्योंकि इसकी इजाजत नहीं थी। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान मस्जिद में छिपकर बैठे इन लोगों ने इजराइल के सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा इन लोगों ने रमजान के महीने में किया। पहली बात यह, इससे पता चलता है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी अगर होता है तो इस मुद्दे पर मुस्लिम देश पूरी तरह से एकजुट और संगठित हो जाते हैं। उनके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई कीजिए दुनिया में किसी भी देश में, चाहे उन्होंने कितने भी बड़े से बड़े कानून तोड़े हों, इस मामले में भी अगर आप देखेंगे जब मस्जिद में रात को रुकने की इजाजत नहीं है तो उन्होंने इस कानून को तोड़ा। पहली बात। दूसरी बात, मस्जिद में लोग पत्थरों के साथ कैसे गए? उन्होंने मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मस्जिदों में पत्थरों के साथ जाता है? और तीसरी बात, इनके पास इतने हथियार कहां से आए? जो धार्मिक व्यक्ति है, जो इबादत के लिए जा रहा है, वो हथियार क्यों लेकर जाएगा? वो पत्थर क्यों लेकर जाएगा? और वो पत्थरबाजी क्यों करेगा? दूसरी बात यह कि संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना पर सिर्फ चिंता जताई है, जिससे पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं चिंता जताने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, कोई कदम नहीं उठा सकती जो प्रासंगिक हो और प्रभावी हो। और तीसरी बात यह कि आज 90 लाख की आबादी वाला इजराइल तमाम इस्लामिक देशों से खुलकर लड़ रहा है और वो अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। और स्पष्टता इतनी है वहां पर कि अगर किसी ने भी कोई कानून तोड़ा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो इस्लाम धर्म का है, बावजूद इसके कि रमजान का महीना चल रहा है, चाहे वो किसी मस्जिद में ही छुपा हुआ क्यों ना हो, इजराइल के जो सुरक्षा बल हैं वो उसे छोड़ते नहीं है। कि कल यानी शनिवार रात 9 बजे आप सीधी बात में कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद का एक विस्फोटक इंटरव्यू देख पाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान होने के कारण उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया और आजादी के बाद उन 75 वर्षों में कांग्रेस ने किसी भी मुसलमान को कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाया है, जबकि वो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द कहती है। आप इस इंटरव्यू को कल रात 9 बजे देख पाएंगे, लेकिन आज हम इसके कुछ अंश आपको दिखा रहे हैं। अब आखिर में आपको फिल्म स्टार सलमान खान का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज और फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता को लेकर चिंता जताई है। सलमान खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने आजकल के फिल्म डायरेक्टर्स के बारे में कही है, क्योंकि
आजकल बॉलीवुड की फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, लगातार पिट रही हैं, तो उनका यह कहना है कि आजकल के फिल्म डायरेक्टर्स मुंबई को ही भारत समझने लगे हैं और यही वजह है कि आजकल अच्छी फिल्में नहीं बन पा रही और जो फिल्में बनती हैं वो लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि जो डायरेक्टर है वो कभी मुंबई के शहरी इलाकों से बाहर नहीं निकला और उसे लगता है कि जहां वो रहता है आसपास मुंबई के शहरी और पॉश इलाकों में, वो उसी को भारत समझने लगता है। इसलिए भारत के लोगों को क्या पसंद है क्या नापसंद है, इसकी समझ बहुत सारे डायरेक्टर्स को होती ही नहीं है।